नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है वो एग्रो फॉरेस्ट्री या जिसे हिंदी में कृषि वानिकी बोलते हैं उसके ऊपर है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानवता के विकास की पहली सीढ़ी हमारे वन ही थे। हमारे जो वन हैं वो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुमूल्य संपदा है। मानव की जो उत्क्रांति हुई है जिसे ह्यूमन एवोल्यूशन बोलते हैं वो वनों से ही स्टार्ट हुआ। तो हमारे जो वन हैं उस समय हमारे को खाना उपलब्ध कराते थे। उसके बाद कृषि का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी एक बहुत ही पुराना रिवाज है और इसमें फसल के साथ साथ पेड़ों को लगा के टिकाऊ भूमि उपयोग को सुरक्षित किया जाता है। तो ये सब कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है और इसके बारे में हम और सब जानेंगे आज के सेशन में। पर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कृषि से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड यूज सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिसमें हम वुडी पेरिनियल्स और फूड क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कर सकें ताकि हमारी जो इकोसिस्टम है वो कंजर्व किया जा सके। तो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। पहला प्रोडक्टिव रोल की हमें ऐसा प्रोड्यूस मिलेगा जो कि फूड के लिए काम आएगा, फूड प्रोवाइड होगा। दूसरा है सर्विस रोल कि हम इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे। तो दो टाइप के रोल्स हैं इसके। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जो आई थी उसका गोल था कि जो कंट्री का 33% एरिया है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर होना चाहिए। और इसी के लिए 10th 5-year प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था कि हमारी कंट्री का एरिया हम 25% तक कवर कर लेंगे। उसके बाद अभी जो 2019 का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया अराउंड 21.67% है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की जाए तो हमारी जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी 2000 में उसने एग्रो फॉरेस्ट्री के रोल को एनहांस किया ताकि एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो पाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए, ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जा सके और सॉइल की जो ड्रेनेज है उसको एनहांस किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। एक टास्क फोर्स भी आया था 2001 में, ग्रीनिंग इंडिया फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से। उसने भी यही रिकमेंडेशंस दी थी कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री करिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कीजिए। अराउंड 14 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में जो इरीगेटेड है, 46 में से 14 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया जो इरीगेटेड है उसमें आप कीजिए ताकि हमारे सॉइल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जा सके। तो इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस किया जाता है और इससे क्या होता है कि लोगों का इकोलॉजिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस किया जा सके। तो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस का जो ओरिजिन हुआ था वो बहुत टाइम पहले से हुआ है, हमारे वेदों के टाइम से हुआ है। तो इसकी जो सिस्टमिक रिसर्च स्टार्ट हुई वो 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद हुआ, जिसको 1991 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्रो फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया और फिर 2001 में इसका नया नाम आया वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर। इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री की ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च 1983 के बाद स्टार्ट हुई जब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री आया ICAR के थ्रू, और इससे 20 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। और जो एग्रो फॉरेस्ट्री का नेशनल रिसर्च सेंटर है वो झांसी में है, जिसको 1988 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद बात करते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन क्या क्या है। तो बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो सब कुछ कैरेक्टराइज करती है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है लैंड के लिए, जो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को कंबाइन करेगा ट्री क्रॉप्स के साथ, और जो फॉरेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। और उससे क्या होगा कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ भी वो कंपैटिबल रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि वुडी पेरिनियल्स जो हमारे ट्रीज़ हो गए, श्रब्स हो गए, बैम्बूज हो गए, उनको हम जो हमारी हर्बेशियस क्रॉप्स हैं उनके साथ स्पेशल और टेम्पोरल अरेंजमेंट करके ग्रो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी काफ़ी सारी मिक्स्ड ट्रीज़ आती हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक डायनामिक सिस्टम मेंटेन किया जा सकता है।
हमारा जो सिस्टम है वो इकोलॉजिकली बैलेंस्ड होता है और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वहाँ की उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो तो उसमें मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ होनी चाहिए प्लांट्स की, 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए, और जो साइकिल है वो भी 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर उसका अच्छे से मैनेजमेंट करा जाए तो उसमें एक और मेन चीज़ आती है कि हमारी जो एक प्लांट स्पीसीज़ हो वो अगर हम फॉरेस्ट की रखें, चाहे वो एनुअल हो चाहे वो पेनिनियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री एक मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्निक है जो एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया को, कुछ बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारी जो 2 प्लांट स्पीसीज़ हैं तो उनका जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो कैसा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि ओके अगर वो पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रही हैं या नेगेटिवली इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी स्पीसीज़ होनी चाहिए जो कि आपस में पॉजिटिवली इंटरेक्ट करें। उनमें से एक वुडी पेरिनियल होना ही चाहिए, और जो एक स्पीसीज़ है वो फॉरेज के लिए या फिर एनुअल या पेरिनियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है एक एफिशिएंट लैंड यूज़ सिस्टम है जहाँ पे ट्रीज़ और श्रब्स को ग्रो किया जाता है क्रॉप्स के साथ, ताकि पॉजिटिव इंटरेक्शन मेंटेन किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन कैसे मेंटेन किया जा सकता है वो हम बाद वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। आगे बात करते हैं कि हमारे को एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत ही क्यों है। तो अगर हम देखें तो रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें कि 3 से 5 सेंचुरीज़ जो हमारी चली गई हैं उसमें हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्री प्लांटेशन में। तो हमारी काफ़ी सारी ऐसी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जैसे कि जो हमारी जो ट्रीज़ हैं उनको हमने अलग अलग चीज़ों के साथ ग्रो किया है। जैसे कि अगर हम यमुना या चंबल की बात करें तो वहाँ पे जो ट्री स्ट्रब्स या बैम्बूज होते हैं तो उनको वो लोग ग्रासेस के साथ ग्रो करते हैं, ताकि जो जमुनापारी ब्रीड है गोट की या शीप की, तो उन लोगों को रेयर किया जा सके उसके साथ साथ। तो इस तरह से हम अलग अलग पर्पस के लिए ट्री प्लांटेशन करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में कैजुरीना को ग्रो करते हैं दूसरे ट्रीज़ के साथ, क्रॉप्स के साथ, ताकि कैश भी आ सके और जो टिम्बर जनरेट हो रहा है उससे। हेजेस के साथ ग्रो कर सकते हैं। पैडी ग्रोइंग एरिया जो एरियाज़ हैं उसमें पॉनगेमिया या सेस्बेनिया को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी तरह से हमारे कुछ ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग ट्रीज़ को अलग अलग क्रॉप्स के साथ ग्रो कर लेते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। 2000 में 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया था, और अभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है अराउंड 900 या 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर है काफ़ी एरियाज़ में, जैसे कि वेस्ट बंगाल या पंजाब। तो इस सब से क्या होता है कि हमारे लिए को फूड की बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इवन हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसके सेंसस के अकॉर्डिंग भी उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे को फूड की, फ्यूल की, फॉडर की, वाटर की, शेल्टर की, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की या कैश की, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है या जो हमारा जो फॉडर या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन है वो बढ़े। तो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए तो हम इन सब चीज़ों में क्या कर सकते हैं कि उस सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो सॉइल है वो अच्छी रहे, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से हम ऐसी क्रॉप्स ले सकते हैं जो सॉइल को बेनिफिट पहुंचाएं, या जो कि जिनको 2 एक साथ क्रॉप्स लगा के फिर लोग जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूल वुड चाहिए होता है हमें डायरेक्ट कंबशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, ऑयल, लेटेक्स, कंबस्टिबल सैप्स या रेजन्स के लिए। तो हम फूड क्रॉप्स के साथ इस तरीके के प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के लिए ट्री प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको डायरेक्टली आप सेल ऑफ कर दो, तो ये ईजी होता है, क्योंकि हमारे जो क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो होने में टाइम लगता है। हमारे जो फ्रूट्स हैं वो एक टाइम पे आते हैं, तो तब तक आप उस टाइम आप फ्रूट्स को बेच सकते हैं, दूसरे टाइम पे दूसरी चीज़ को कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो वो अलग अलग क्रॉप्स को और क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग टाइप के क्रॉप कॉम्बिनेशंस और एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप्स
के ऊपर रिसर्च करते हैं कि हाँ हम यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो जो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स हैं हमने उनको स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह से और डिवाइड किया जा सकता है, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स और जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया गया। तो अरेंजमेंट में हमारा स्पाशियल अरेंजमेंट भी हो सकता है, स्पेस में किस तरह से अरेंज किया है, और दूसरा हो सकता है टेम्पोरल। फंक्शंस जो हो सकते हैं उसके प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हमारे कमर्शियल भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ कंपोनेंट्स की, तो उसमें हम किस तरह के कंपोनेंट्स को ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लाइक से फॉर एग्जांपल हम अगर एग्री सिल्वीकल्चर कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ क्या ले रहे हैं, ट्रीज़ को। बाउंड्री प्लांटेशन में क्रॉप्स के साथ हम ले रहे हैं ट्रीज़ को बाउंड्री पे। ब्लॉक प्लांटेशन, ब्लॉक ऑफ ट्रीज़ प्लस ब्लॉक ऑफ क्रॉप्स। एनर्जी प्लांटेशन, हम ऐसी ट्रीज़ को ले रहे हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और क्रॉप्स के साथ। एले क्रॉपिंग में जो हमारे क्रॉप्स हैं उसके साथ हम क्या ले रहे हैं, पेरेनल हेजेस को ले रहे हैं। एग्री हॉर्टिकल्चर, उसमें क्या आ जाएगा, हमारे क्रॉप्स के साथ फ्रूट ट्रीज़। एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, इसमें ट्रीज़ आ जाएंगी, फ्रूट ट्रीज़ आ जाएंगी और क्रॉप्स आ जाएंगी। एग्री सिल्वी पास्चर, तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ ट्रीज़ ग्रो करना और उसके साथ पास्चर्स या एनिमल्स के लिए पास्चर्स। सिल्वी ओलेरीकल्चर, उसमें क्या हो जाएगा, हमारी ट्रीज़ के साथ वेजिटेबल्स। हॉर्टी पास्चर के साथ फ्रूट ट्रीज़। हॉर्टी ओलेरीकल्चर, फ्रूट ट्रीज़ के साथ वेजिटेबल्स। सिल्वी पास्चर, फॉरेस्ट्री ट्रीज़ के साथ पास्चर्स। शेल्टर बेल्ट्स, ट्रीज़ और क्रॉप्स को एज शेल्टर बेल्ट्स लगा दिया या विंड ब्रेक्स की तरह से लगा दिया। लाइफ फेंसेस हम ले सकते हैं, श्रब्स लिया और बाउंड्री पे ट्रीज़ लगा दिया। सिल्वी या हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर, तो ट्रीज़ या फ्रूट ट्रीज़ के साथ सेरीकल्चर करना। हॉर्टिकल्चर के साथ एपीकल्चर भी कर सकते हैं, फ्रूट ट्रीज़ का हनी बी का कल्टिवेशन। एक्वा फॉरेस्ट्री हो सकता है, ट्रीज़ और फिशेज़ को साथ में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे। उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन। तो हमारा कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट में स्पेशल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेशल अरेंजमेंट में क्या हो सकता है कि जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का जो मिक्स है तो हम उसे डेंस स्टैंड्स में लगा सकते हैं, जैसे कि होम गार्डन्स में डेंसली लगाया या स्पार्सली लगाया, जैसे कि हमारे मोस्टली पास्चर्स वाले में, या अलग अलग स्पीसीज़ को अलग अलग टाइम जगह पे लगाया। तो स्पीसीज़ में एक्सचेंज कर सकते हैं हम इसमें, और जोन्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे माइक्रोजोनल अरेंजमेंट्स, अलग अलग जोन्स में इसे मैक्रोजोनल अरेंजमेंट्स तक लगा सकते हैं। तो हेजरो क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे एले क्रॉपिंग। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उससे हमारा अरेंजमेंट फ़र्क हो जाता है। दूसरा हमारा टेम्पोरल अरेंजमेंट। टेम्पोरल अरेंजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री में काफ़ी फॉर्म्स में हो सकता है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लें कि हाँ ओके, हम कन्वेंशनल शिफ्टिंग साइकिल ले सकते हैं जो 2 से 4 साल का होता है, या फिर हम उसके साथ और उसको बढ़ा के फैलो साइकिल ले सकते हैं जो 15 साल का हो सकता है। और वुडी पेरिनियल स्पीसीज़ के साथ हम अलग अलग दूसरी स्पीसीज़ प्लांट कर सकते हैं। ग्रासेस को रोटेशन में ले सकते हैं, तो मतलब कि हमने कुछ साल कुछ ग्रो किया, फिर उसके बाद उसके साथ ग्रासेस के साथ कुछ साल अलग तरीके से ग्रो किया, अलग अलग टाइप की ग्रासेस को ग्रो किया। तो हम डिफरेंट टाइम पे ओवरलैपिंग या रिले क्रॉपिंग टाइप भी कर सकते हैं कि ओके हमने इस टाइम के दूसरे हार्वेस्ट होने से पहले हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया। तो हम टेम्पोरली काफ़ी टाइप से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम प्रोडक्टिव फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं। तो प्रोडक्टिव फंक्शंस में हमारा क्या आ जाता है कि ओके हमें फूड प्रोड्यूस करना है या फॉडर प्रोड्यूस करना है, फ्यूल वुड या अलग टाइप का वुड प्रोड्यूस करना है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में हमारा क्या हो जाएगा कि ओके हम विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट की तरह लगा रहे हैं, सॉइल कंजर्व करने के लिए हम कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, या मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए कर रहे हैं, या सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए और शेड के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में कमर्शियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कमर्शियल का मतलब हमेशा यही होता है कि हमारे को अपना जो आउटपुट है उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है।
तो हमारा मेन एम यही है कि हमारा जो आउटपुट का प्रोडक्शन है वो बढ़े। तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम जो स्केल को बढ़ाने के लिए हम कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, उसमें हम ऐसी ऐसी क्रॉप्स लेंगे जो कमर्शियल क्रॉप्स होंगी, और फूड क्रॉप्स के साथ हम ये ग्रो कर लेंगे कमर्शियल क्रॉप्स जो जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। तो इनको हम ग्रो कर सकते हैं बड़ी बड़ी जो शेडी ट्रीज़ है उनके साथ। रोटेशनल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं हमसे टिम्बर के साथ फूड क्रॉप्स का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा मेन एम सिल्वीकल्चरल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हम कर सकते हैं, या कमर्शियल ग्रेजिंग के लिए हम क्रॉप्स को रियर कर सकते हैं, रैंचिंग के लिए कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पल्प, पेपर, टिम्बर इन सब का यूज़ कर सकते हैं, मतलब दूसरी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ। तो इसका मेन एम यही है कि हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, हमारा आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये कमर्शियल और सब्सिस्टेंस इन दोनों के बीच का है। तो इसमें क्या होता है कि पेरिनियल क्रैश क्रॉप्स को ले सकते हैं, जो मीडियम से स्मॉल साइज़ का हो, जहाँ पे कि कैश क्रॉप्स हो, वो कैश की नीड्स को कैटर करें, और जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो फूड की नीड को करें। तो इससे क्या होता है कि एकदम सब्सिस्टेंस भी नहीं है और एकदम आप पूरा कमर्शियल भी नहीं ले रहे हो, आप उसको ऐसे ले रहे हो कि आपको थोड़ा बहुत, मतलब आप उससे ग्रो भी कर पा रहे हैं, और आपका जो है क्रॉप्स आपको आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है, सब्सिस्टेंस आपकी जो अपनी घर की ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा कर पा रहे हैं। तीसरा आ जाता है हमारा सब्सिस्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो उसमें क्या है कि उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन पर्पस यही है कि जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। जो भी ओनर है, जो भी उस ओनर के साथ जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उस फैमिली के, तो उस फैमिली की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे इनका मोटो ये नहीं है कि उन्हें कुछ मतलब कैश क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो करनी है और सरप्लस मेंटेन करना है, तो इनको केवल अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेजर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। पहले हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड फैलो प्रैक्टिसेस की। तो इसमें क्या होता है कि जो वुडी स्पीसीज़ हैं वो फैलो फेज़ के साथ उनको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वुड वाली जो स्पीसीज़ हैं वो कौन सी होंगी, वो फास्ट ग्रोइंग होंगी और लेग्यूमिनस भी हो सकती हैं, और उसके साथ हम ग्रो करेंगे दूसरी नॉर्मल क्रॉप्स। तो ये जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज़ में इसको ज़्यादा अडाप्ट करते हैं लोग। दूसरा है हमारा टोंगिया। इसमें क्या होता है कि हमारे जो वुडी स्टैंड्स हैं उनको एग्रीकल्चरल स्पीसीज़ के साथ प्लांटेशन क्रॉप के अर्ली फेज़ में ग्रो करते हैं। तो हमारी जो वुडी है उसमें आ जाएंगे जनरली प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्पीसीज़, और उसके साथ हमने ले लिया एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो ये जनरली ज़्यादा सारे ही इकोलॉजिकल रीजन्स में भी फेवरेबल है, और इसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा हो गया हमारा एले क्रॉपिंग या हेजरो क्रॉपिंग। इसमें हम वुडी स्पीसीज़ जो ले रहे हैं वो फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए, क्योंकि उसको हेज बनानी है। लेग्यूमिनस हो सकती हैं, और जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो कॉमन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होंगी, और इनको हम माइक्रोजोनियल या स्ट्रिप अरेंजमेंट में लगा सकते हैं। इसको जनरली लेते हैं ह्यूमिड से सब ह्यूमिड एरियाज़ में, जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है और सॉइल्स थोड़ी फ्रेजाइल हैं, तो ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद आया हमारा मल्टी लेयर ट्री गार्डन्स। तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ लेते हैं, मल्टी लेयर डेंस प्लांट स्पीसीज़ लेते हैं। तो वुडी में हमारा आ जाएगा बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ जिनकी फॉर्म और ग्रोथ हैबिट्स अलग अलग हो, और दूसरी टाइप की स्पीसीज़ में हम शेड टॉलरेंट लेंगे। तो ऐसी स्पीसीज़ ले लेंगे ये फेवरेबल होता है मोस्टली फर्टाइल सॉइल्स में, जहाँ पे लेबर भी काफ़ी हो और पॉपुलेशन प्रेशर भी ज़्यादा हो। प्लांटेशन क्रॉप कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम लेते हैं मल्टी स्टोरी या मिक्स्ड या डेंस प्लांटेशन क्रॉप्स के साथ हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। शेड ट्रीज़ भी ले सकते हैं और उसको इंटरक्रॉप करा देते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ। तो इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारी जैसे कोको आ जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, फ्रूट ट्रीज़ आ गया, और फ्यूल वुड, फॉडर स्पीसीज़। उसके साथ हम जनरली लेते हैं शेड टॉलरेंट स्पीसीज़ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की।
तो ये जनरली हमारा ह्यूमिड लोलैंड या ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज़ में या सब ह्यूमिड हाईलैंड्स में ही ज़्यादा फेवरेबल रहता है। और स्मॉल लैंड होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए सस्टेनेबली मतलब इनको ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें होम गार्डन्स की, तो ये होम गार्डन्स में हम जैसे फ्रूट ट्रीज़ ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वाइन्स ले सकते हैं। उसके साथ हमने शेड टॉलरेंट एग्रीकल्चरल स्पीसीज़ ले ली। तो ये तो जनरली सारे एरियाज़ में ही हो जाता है, और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो। उसके बाद आता है हमारा सॉइल कंजर्वेशन या रिक्लेमेशन के लिए, तो उसमें हम मल्टीपर्पज़ फ्रूट ट्रीज़ ले सकते हैं कॉमन एग्रीकल्चरल स्पीसीज़ के साथ। और उससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल्स हैं वो अच्छी होती है। तो जो स्लोपी एरियाज़ हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, हाईलैंड्स में, या जहाँ डिग्रेडेड या एसिड एल्कली सॉइल्स हैं या सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज़ करना है तो वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम शेल्टर बेल्ट्स, विंड ब्रेक्स या लाइव हेजेस को भी ग्रो कर सकते हैं फार्मलैंड या उसके आसपास। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो लंबी जो टाइप की ग्रो करने वाली स्पीसीज़ हैं उनको हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी विंड प्रोन एरियाज़ हैं हम वहाँ पे लगाएंगे तो विंड ब्रेक्स या शेल्टर ब्रेक्स की तरह से एक्ट करेंगी वो। उसके बाद हम बात करें प्रोटीन बैंक्स की, तो प्रोटीन बैंक्स में हम जनरली लेग्यूमिनस फॉडर्स लेते हैं किसी भी और भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ। इसमें हमारे को जनरली उन एरियाज़ में लेते हैं जहाँ पे पर्सन और लैंड रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम वुडी हेजरोज़ की बात करें, तो वुडी हेजरोज़ में हम वुडी हेजेस को ले सकते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होती हैं, और उसके साथ हम कुछ एले क्रॉपिंग के जैसा कर सकते हैं कि हम दूसरी क्रॉप्स ले लें, तो उससे सॉइल कंजर्वेशन भी होता है और जो है ग्रीन मैन्योर या उस टाइप के लिए भी हो सकता है। तो इसको हम जनरली ह्यूमिड से सब ह्यूमिड एरियाज़ में लेते हैं जहाँ पे हिली या स्लोपी टेरेन हो। उसके बाद अगर हम देखें तो हम एपीकल्चर को भी ले सकते हैं ट्रीज़ के साथ कि ओके ट्री प्रोडक्शन के साथ आप हनी बीज का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं, तो क्या है कि हनी भी प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये काफ़ी मतलब फीजिबिलिटी आती है अगर एपीकल्चर करने में आप इजीली आप कर सकते हो, फीजिबल है तो आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद हम एक्वा फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं कि ट्री को हम फ़िश पॉन्ड्स के साथ मतलब लगाएं, तो उसमें ट्रीज़ और श्रब्स जो फिशेस प्रेफर करती हैं उनको लगा सकते हैं, और ये जनरली लो लैंड्स में होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि हम किस तरह की एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कौन कौन से एरियाज सूटेबल हैं, हम कौन सी ट्री स्पीसीज़ ले सकते हैं, ट्री क्रॉप्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, और एग्रो फॉरेस्ट्री के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे जो इंटरेक्शंस हैं उनको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किस टाइप के सिस्टम्स हैं। और आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए ट्यून्ड रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।